नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 5 जुलाई 2022 है, दिन है ट्यूसडे। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले हम हेल्थ सेक्टर के बारे में, खास करके जो स्कीम्स चल रही हैं पोषण 2.0 और दूसरी इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड वन इज़ अबाउट गवर्नर का जो रोल है। थर्ड इज़ अबाउट ईरान न्यूक्लियर डील। फोर्थ जो है ये जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। एंड पांचवा जो है ये क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। इंडिया नीड्स टू स्केल अप डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। दोस्तों, एक पढ़ाई करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है ना वो हड़बड़ी में ही रहता है। ये सबके साथ होता है। हमें सारी चीज़ें फटाफट करनी है, राइट। और आर्टिकल्स पढ़ने के साथ भी आई एम श्योर आपको यही लग रहा होगा कि आप ये फटाफट पढ़ लेंगे, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ लेंगे, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद पता नहीं क्या क्या। ये हड़बड़ी में क्या होता है पता है? क्वालिटी के ऊपर से फोकस चला जाता है, क्वांटिटी के ऊपर फोकस जो है वो ज़्यादा रहता है। लेकिन शॉर्टकट जो है ना, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो आई विल टेल यू क्वालिटी इज़ द शॉर्टकट। क्वांटिटी में प्रॉब्लम यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करने के चक्कर में चीज़ों को समझेंगे नहीं। आपको लगेगा कि 10 आर्टिकल पढ़ लिए या फिर 10 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर के लिए 10 टॉपिक्स पढ़ लिए, लेकिन समझ में नहीं आए हैं, पढ़ लिए हैं सिर्फ, राइट। रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो टाइटल जो है ना उसके पीछे आप थोड़ा वक्त स्पेंड करेंगे। इंडिया नीड्स टू स्केल अप डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस। आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा बच्चा है, राइट। और अगर आप इस थोड़ा कनेक्शन बनाएंगे देन यू विल रियलाइज कि ये पूरा आर्टिकल किस चीज़ पर होगा कि भारत को स्केल अप करने की। स्केल अप शब्द का मतलब ये है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। आपका ग्राफ यहाँ पर है, लेट्स से। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत है ताकि आप इस कंफर्ट जोन के बाहर निकलें। और डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन यानी कि ये बच्चों के साथ जुड़ी हुई बातचीत होगी, यंगस्टर्स के साथ जुड़ी हुई बातचीत होगी। और जब बच्चों की बात आती है तो इसमें आप मदर को भी ऐड कर सकते हैं। तो जिनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उनको डायरेक्टली पहुंचाने की कोई स्कीम हमें निकालने की ज़रूरत है। ये आपको इतना समझ में आ गया। अब बाकी का आर्टिकल जो है ना वो समझने में थोड़ा और ज़्यादा आसान हो जाएगा। पिछले 7 दशकों की बात करें तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमने बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी चीज़ें हासिल की हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्पेस में, डिफेंस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन। पॉलिटिकली भी हम काफ़ी मेच्योर हुए हैं। लेकिन पब्लिक हेल्थ इश्यूज जो हैं उसमें आज भी हम बहुत ही पीछे हैं। पर्टिकुलरली जब हम चाइल्ड माइल न्यूट्रिशन की बात करें। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है बच्चों में कुपोषण। हमारे देश में 35.5% बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं। 67.1% बच्चे जो हैं ये एनेमिक हैं। और हमारे देश में जो अंडर 5 चाइल्ड मोर्टालिटी यानी कि एक बच्चा जो है वो 5 साल का भी नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके 68.2% केसेस में ये स्टंटिंग और एनीमिक और चाइल्ड माइल न्यूट्रिशन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। Poor nutrition not only adversely impacts health and survival but also leads to diminished learning capacity and poor school performance. न्यूट्रिशन न होने की वजह से, कुपोषण की वजह से ऐसा नहीं है कि उसकी हेल्थ और उसके जीवन पर जो खतरा है सिर्फ वही है। कई बच्चे ऐसे हैं जो सरवाइव कर जाते हैं लेकिन उसके बाद उनका जो दिमाग का विकास है वो बहुत पुअर होता है और उनका स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं यानी कि पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं। फिर जब ये बच्चा जो है वो एडल्ट हो जाएगा तो इसकी हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से उसकी अर्निंग पर, उसकी एजुकेशन ना होने की अच्छी होने की वजह से उसकी अर्निंग पर इम्पैक्ट आएगी। और यही इम्पैक्ट जो है वो फिर उसके हेल्थ पर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सारे जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो आप ओवरऑल इमेजिन कीजिए कि अगर एक देश में ज़्यादातर बच्चे माल न्यूट्रिशन से परेशान हैं तो वही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो ना तो उनका एजुकेशन अच्छा होगा, ना तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी, बार बार छुट्टियां लेनी पड़ेगी। एजुकेशन अच्छा नहीं है तो इसकी वजह से अच्छी जॉब भी नहीं होगी, मेहनत मजदूरी का काम करना पड़ेगा उनको, राइट, वो भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि गरीबी जो है, कहते हैं ना कई बार कि गरीबी जो है ये सारे दूसरे जो एविल्स हैं उसकी जनेता है पॉवर्टी।
तो पॉवर्टी की वजह से एजुकेशन अच्छा नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से हेल्थ पर इम्पैक्ट होती हैं, हेल्थ और एजुकेशन ना होने की वजह से स्किल्स नहीं है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से और ज़्यादा गरीबी बढ़ेगी और ये सर्कल जो है, ये व्हील जो है, वो विशियस साइकिल जो है वो चलती रहेगी। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NNM, इसको रीब्रांड करके पोषण अभियान किया गया, राइट, प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिशन बन जाता है, एक अभियान बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बच्चे, यंगस्टर्स जो हैं, नेक्स्ट जनरेशन अगर वीक रहेगी तो पूरा देश वीक हो जाएगा। तो ये जो पोषण अभियान है, वो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कुपोषण है वो सिर्फ बच्चों में नहीं, बच्चों से पहले आपको महिलाओं में, महिलाओं से पहले आपको एडोलसेंट गर्ल्स में, क्योंकि आज की जो टीनेजर्स है, एडोलसेंट गर्ल्स है, वो कल महिला बनेगी और महिला जो है वो कल माता बनेगी, और उसको होने वाला जो बच्चा है उसको अगर आपको हेल्थी बनाना है तो जो एक एडोलसेंट गर्ल है, जो एक 15, 16, 17, 18 ईयर्स की जो लड़की है, उसकी हेल्थ पर फोकस करेंगे, तब वो जब शादी होगी उसकी जब भी, तब वो हेल्थी रहेगी, और हेल्थी रहेगी तो उसका बच्चा जो है वो हेल्थी रहेगा, और सिर्फ हेल्थी से नहीं, उसका एजुकेशन भी प्रॉपर करवाना पड़ेगा, इज़न्ट इट? ये जो पोषण अभियान है उसको इंप्लीमेंट कौन करता है? ये कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है उसका नाम क्या है, तो उसका नया नाम क्या है, तो दैट इज़ पोषण। पोषण का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। पोषण अभियान का ऑब्जेक्टिव क्या है? महिलाओं, बच्चों और एडोलसेंट गर्ल्स 1, 2 और 3, ये तीनों को माल न्यूट्रिशन से बचाना इसका लक्ष्य है। और कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती हैं? MWCD, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसकी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तय की गई है, अगेन प्रीलिम्स का ही ये स्टफ है। पहले 1000 दिन, अब ये पहले 1000 दिन जो है ना, उसमें प्रेगनेंसी के 270 डेज आ गए, और 730 डेज जो है वो बच्चों के जन्म से 24 मंथ्स के आ गए। तो टोटल 1000 दिन ऐसे होते हैं बच्चों को, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो 1000 दिन की रखी गई है प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म के 2 साल तक बच्चे पर फोकस किया जाता है, ठीक है। अब ये जो 1000 दिन का जो पूरा प्रोग्राम है, ये ग्लोबली और इंडियन रिसर्च भी यह कहती है कि ये एक प्रॉपर तरीका है, और अगर ये प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो ये इरिवर्सिबल स्टंटिंग एक बार हो जाए, ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि एक बार स्टंटिंग हो गया फिर ये इरिवर्सिबल है। उसके बाद अगर आप बच्चे को सारे न्यूट्रिशन, सारी चीज़ें देंगे तो भी जो डैमेज ये कर गया, यू नो। तो पोषण अभियान जो है इसको अब और ज़्यादा रीजुविनेट किया है, इसको पोषण 2.0 किया है, और ये सारी चीज़ों को टारगेट करता है पोषण। स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है कि जो न्यूट्रिशन इंटरवेंशन है वो दिए जाए, न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशन जो हैं वो इसमें ऐड किए जाए। जो मदर हैं, इन्फेंट हैं, यंग चाइल्ड हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको टारगेट किया जाए। और पोषण के तहत जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विस है उसके कवरेज को बढ़ाने की बात है, महिलाओं को सशक्त बनाने की बात है, राइट। जो वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन की फैसिलिटीज़ का अवेलेबिलिटी भी हो और एक्सेस भी हो, और घर का खाना मिले, राइट, एक बैलेंस्ड डाइट मिले। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 जो है 2019-21 के बीच का जो ये डेटा हमारे सामने आया, वो ये कहता है कि एंटीनेटाल सर्विस अटेंडेंस जो हैं ये इम्प्रूव हुआ है, 70% तक पहुंच गया है। और महिलाओं की बात करें तो अब 78.6% महिलाओं के पास अपना सेविंग बैंक अकाउंट हैं। मोबाइल फ़ोन की बात करें तो 54.0% महिलाएं जो हैं उनके पास खुद का अपना मोबाइल फ़ोन है। 18 ईयर्स से पहले की शादी की बात करें तो आंकड़ा ड्रॉप हुआ है 23.3%। विमेन विथ 10 और मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तो ये आंकड़ा इम्प्रूव हुआ है 41.1%। एक्सेस टू क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, ये भी 68.6% हो चुका है। तो ये सारे जो आंकड़े हैं ये काफ़ी पॉजिटिव हैं, सही दिशा में चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं। लेकिन आज भी
डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस जो हैं इसका प्रोग्रेस उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, और इसी वजह से यहाँ तक जब हम पहुँचते हैं तो हमें याद आता है कि टाइटल जो है वो क्या कहता है कि डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस जो हैं इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है हमारे देश में. आई होप थिंग्स आर मेकिंग ए लॉजिकल सेंस यार. तो प्री कॉन्सेप्शन न्यूट्रिशन, मैटरनल न्यूट्रिशन, फिर अप्रोप्रिएट इन्फेंट और चाइल्ड फीडिंग, ये सारी चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंडिया हैज़ 20 to 30 अंडर न्यूट्रिशन 20 to 30% under nutrition even in the first 6 months of the life when exclusive breastfeeding is the only nourishment requirement. एक नवजात शिशु जो हैं पहले दिन से लेकर 6 महीने का जो वक्त होता है उसमें सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग, दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं देना है. लेकिन फिर भी इसमें अंडर न्यूट्रिशन हमें देखने को मिल रहा है. मैटरनल न्यूट्रिशन केयर इंटरवेंशन और इन्फेंट और यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस जो हैं उसके इम्प्रूवमेंट, उसके रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है यहाँ पर. और आज भी मैटरनल न्यूट्रिशन पॉलिसी जो है उसके ऊपर उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है. चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन इन द फर्स्ट 3 months रिमेन वेरी हाई. ये बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों के अंदर जब से उसका जन्म होता है तब से लेकर 3 महीनों तक. और इसके पीछे रीज़न ये है कि मदर की हेल्थ वीक होगी तो फिर बच्चों की हेल्थ जो है वो भी वीक होगी. सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स फॉर रूरल एरिया CTARA IIT मुंबई जो हैं इसकी टीम यही काम कर रही है कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं जो हैं उनका काउंसलिंग किया जाए. और बार बार अगर फ्रीक्वेंट होम विजिट रहेगी, लेट्स से कि एक एरिया में 5 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से, मेडिकल की तरफ से कोई ना कोई जाता रहेगा, राइट. कोई लेट्स से आशा वर्कर जाएगी उस महिला के घर में और पहले दिन या फिर दूसरे पहले दिन तो चलो हॉस्पिटल में तो वहाँ पर सारी चीज़ें उनको समझा दी जाएगी. फिर बच्चे के जन्म के 2-3 दिन के बाद आशा वर्कर वहाँ पर जाती हैं और फिर कुछ हफ्तों के बाद फिर से एक चक्कर लगा दिया. तो टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहें, एजुकेट करते रहें माता को, परिवारजन को कि देखिए अभी कुछ खाना पिलाना नहीं है, राइट. पहले 6 महीनों तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करना है, इतने टाइम आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना है, टाइम एंड थिंग्स एवरीथिंग, ये तो ऐसा अगर एक सपोर्ट रहेगा, ऐसा फ्रीक्वेंट विजिट रहेगी, तो ये जो पहले 3 महीनों की अभी हमने बात की ना, तो उसमें हमें एक बूस्ट देखने को मिलेगा. फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिसेस कि 6 महीने के बाद क्या, तो 6 महीने से बाद का जो समय है उसमें थोड़ा बहुत सेमी सॉलिड फूड बच्चों को दिया जा सकता है. इसको लेकर भी अगेन अवेयरनेस के कैंपेन्स और ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस रहेगी. तो ऐसे करके अगर पहले 1000 दिन को अगर प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन और फीडबैक और एजुकेशन अवेयरनेस देते देते कवर किया जाए तो ये माल न्यूट्रिशन का जो इश्यू है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं. और कुछ 1970s से चल रही प्रोसेस जो है उनको अपडेट करने की ज़रूरत है. और आज के ज़माने में मास मीडिया हैं, टीवी शोज़ हैं, सोशल मीडिया में वीडियोस बनाए जा सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें करके हम मदर्स तक पहुंच सकते हैं, मदर्स के फैमिलीज़ तक पहुंच सकते हैं. सिर्फ मदर्स से कुछ नहीं होगा, राइट. उनके फैमिली, सास ससुर, हस्बैंड और दूसरे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है. एंड वी नीड टू टारगेट दिस 1000 days. I hope things are clear. In the political thicket, ये द हिंदू का ही आर्टिकल है. डू यू नो कि महाराष्ट्र के असेंबली की जो स्पीकर की ऑफिस है वो पिछले 17 महीनों से खाली थी, ये वैकेंट थी. और जैसे ही नई रेजीम टेक ओवर करती हैं, गवर्नर साहब जो भगत सिंह कोश्यारी साहब हैं वो फिर डेट फिक्स कर देते हैं स्पीकर के इलेक्शन की और स्पीकर जो है वो इलेक्ट हो जाते हैं. तो प्रश्न ये उठता है कि पिछले 17 महीनों तक गवर्नर साहब क्या कर रहे थे. मिस्टर कोश्यारी हैज बीन साइटिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन रिलेटेड to amendments to the assembly rules on the mode of electing a speaker to avoid fixing a date as required by rule 6. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो कोश्यारी साहब ये कह रहे थे कि डेट नहीं है, राइट. अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो स्पीकर का इलेक्शन है ना, ये प्रीरोगेटिव ऑफ द हाउस है, यानी कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको तय करना है, गवर्नर को तय करना नहीं है. यहाँ पर गवर्नर का तो सिर्फ इतना ही एक रोल है, कस्टमरी रोल आप कह सकते हैं, कि वो एक डेट फिक्स करते हैं. लेकिन अगेन
गवर्नर जो हैं उनको किन की सलाह माननी है? गवर्नर को जो है वो चीफ मिनिस्टर और या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह माननी है। तो अगर पुराने जो उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे तो उस टाइम पर अगर उन्होंने कहा है कि आप एक डेट फिक्स कर दीजिए तो उनको डेट फिक्स कर देनी चाहिए थी। यहाँ पर वी कैन क्लियरली सी कि जैसे ही नए नए चीफ मिनिस्टर आते हैं, नई सरकार फॉर्म होती है और गवर्नर जो है वो एक डेट फिक्स कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये क्या इशारा क्या है? इशारा यही है कि आज भी, जैसे इससे पहले बहुत सारे गवर्नर रिलेटेड आर्टिकल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो इसका मतलब ये है आज भी जो गवर्नर्स हैं ना, टेक्निकली या फिर जो किताबी बातें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में यही है कि गवर्नर जो है वो राज्य के लिए काम करेंगे, लेकिन हकीकत क्या है? गवर्नर जो है वो जजिंग बाय देयर एक्शंस, और सिर्फ एक गवर्नर की बात नहीं है, अलग अलग गवर्नर्स ये करते आए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये एनडीए की सरकार आई है तब से गवर्नर्स ऐसा कर रहे हैं, यूपीए की सरकार में भी यही था। मैंने एक बार बताया भी था ना आपको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एक गवर्नर थे, आई थिंक उनका नाम था कमला बेनीवाल, गुजरात के गवर्नर थे, उनके और प्राइम मिनिस्टर के बीच में उनके और उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, तो काफ़ी तू में होती थी, इश्यूज काफ़ी देखने को मिलते थे। तो गवर्नर जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी हैं, बीजेपी अभी हैं, पहले कांग्रेस थी, तो गवर्नर्स जो हैं वो भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं लेकिन काम तो वो पार्टी का ही करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये बात में अभी तक जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यही इसका एक कंक्लूजन जो है वो निकलता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। डील और नो डील, कोई गेम नहीं खेलनी है, ईरान न्यूक्लियर डील की बात है। ईरान न्यूक्लियर डील जो है उसमें कितने देश थे? ऑफ कोर्स ईरान, आपकी स्क्रीन पर फ्लैग्स हैं ये, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 देश प्लस जर्मनी, तो 5+1 प्लस जर्मनी। और ये सारी डील जो है ना वो यूनाइटेड नेशंस के अम्ब्रेला के तहत हुई थी। तो ये कोई 7 देशों की गेम नहीं है, ये 7 देशों के बीच में तय हुई बात नहीं है, ये तो यूनाइटेड नेशंस की डील है, आप ये समझ लीजिएगा इसको। अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब जो हैं उन्होंने अपने कैंपेन में भी कहा था, एक वादा दिया था, उनका मैनिफेस्टो था कि ईरान न्यूक्लियर डील को वो रिवाइव करेंगे। और वियना जो ऑस्ट्रेलिया का, बेग योर पार्डन, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट वाज प्योरली अ स्लिप ऑफ टंग, ऑस्ट्रेलिया अगेन स्लिप ऑफ टंग। ऑस्ट्रेलिया वी नो, हम जिनके साथ क्रिकेट खेलते हैं, राइट, तो ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, एक देश है। वियना जो है ये ऑस्ट्रिया, यूरोप का एक देश है, उसका कैपिटल है। तो वियना में मीटिंग हुई, राइट, लेकिन ये मीटिंग जो है उसमें आज भी कोई इतना प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिला है। मल्टीपल राउंड्स ऑफ मीटिंग्स हुई यहाँ पर, और बातें जो हैं वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही, उसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि यूएसए ने जो ईरान की एक इलीट फोर्स है जिसका नाम है IRGC, दैट इज़ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, तो इनको टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया, इस ग्रुप को आतंकवादी ग्रुप डिक्लेयर कर दिया यूएसए ने। और ईरान कहता है कि ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जैसे हमारे देश में लेट्स से पैरा ट्रूपर्स हैं, राइट, स्पेशल फोर्सेस हैं, तो उनको कोई देश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के दे तो भारत को बहुत दुख पहुंचेगा, तो वैसे ही ईरान के साथ हो रहा है। अब लास्ट वीक कतार, जो जहाँ पर दोहा है, राइट, तो कतार में दोहा जो कैपिटल है कतार का, तो वहाँ पर यूएसए और ईरान के ऑफिशियल्स मिले, इनडायरेक्ट टॉक्स हुई, डायरेक्ट टॉक्स नहीं हो रही है, इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं। तो यहाँ पर ईरान का कहना यह है कि दोहा टॉक्स जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रही, और यूएसए का कहना यह है कि ये टॉक्स जो हैं, मीन्स एग्रीमेंट जो है अब वर्स्ट केस सिनारियो तक पहुँच गया है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी आयरोनिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों बातचीत तो कर रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। नाउ लेट मी टेल यू, ये सारा इश्यू जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ है। ओबामा साहब ने बहुत मेहनत की, ओबामा और रोहानी जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे ईरान के, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, और फाइनली ये 2015 का ईरान न्यूक्लियर डील जो है, या फिर JCPOA फाइनली ये साइन किया गया, और ये तय किया गया कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ड्रॉप कर देगा, और ईरान पर जो सैंक्शंस लगाए थे यूएसए ने और दूसरे देशों ने, यूएन के, तो वो सारे सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट।
लेकिन फिर प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं। ट्रंप जो हैं वो और ज़्यादा एक अच्छी डील ईरान से चाहते थे और उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए, यूनिलैटरल सैंक्शंस, राइट। जब डील हुई तब 7 देश थे, यूएन के फ्लैग के तहत सारी चीज़ें डील हुई थी। फिर ट्रंप जो है वो यूनिलैटरली यूएसए खुद निकल जाता है। तो मिस्टर बाइडन जो हैं वो बाराक ओबामा साहब के क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उस टाइम पर उनको मीन्स उन्हीं के पार्टी के हैं बाइडन, राइट। वो चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो फिर से रीजुविनेट हो जाए, लेकिन इसराइल जो है वो नहीं चाहेगा, राइट। क्योंकि सऊदी अरेबिया, इसराइल, ये कुछ ईरान के दुश्मन देश हैं और ईरान के साथ अगर बिजनेस करना, इनके ऊपर सैंक्शंस हटा दिए गए तो ईरान जो है वो इकोनॉमिकली और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और ईरान जो है उस पर सैंक्शंस लगाए तो ईरान अब यह कहता है कि देखिए हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया, ये बात हकीकत है। ईरान ने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीज़ों को फॉलो किया, लेकिन यूएसए ने, जो मिस्टर ट्रंप ने गलती की उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई और उस गलती करने के पीछे इसराइल और सऊदी अरेबिया और ये सारे बहुत सारे देश जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब हमें क्या चाहिए कि देखिए यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ, उसकी इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर कैसी आई। वी डोंट वांट कि इसराइल और ईरान के बीच में कोई ऐसा युद्ध आ जाए या फिर ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स अचीव कर ले। मीन्स कोई भी देश एक बार न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लेता है उसके बाद इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल, आप उनसे फिर हथियार जो है वो ड्रॉप नहीं करवा सकते क्योंकि अब वो खुद थोड़ी अपनी ताकत छोड़ेगा। तो वी डोंट वांट अनदर कॉन्फ्लिक्ट, द वर्ल्ड डज नॉट वांट अनदर कॉन्फ्लिक्ट। इट्स बेटर कि यूएसए और ईरान जो है वो बातचीत के माध्यम से मिलकर जो है वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें और लेट्स होप कि ये ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो जल्द से जल्द, या फिर JCPOA जो है वो जल्द से जल्द बैक टू नॉर्मल हो जाए और दुनिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन से थोड़ा दूर जाए। यही ह्यूमैनिटी के लिए बेस्ट रहेगा, इज़न्ट इट? आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू एज फार एज दिस पर्टिकुलर डील इज कंसर्न्ड। अब आपकी स्क्रीन पर एक आर्टिकल की तस्वीर है, ए chaotic वर्ल्ड, द पेरिल्स ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस आर्टिकल को पढ़ें and I want you guys to read this article. It will not take more than 10 minutes. मैं चाहता तो इसको बहुत ही easily आपको explain कर देता। मैंने आर्टिकल ऑलरेडी ये 2 बार तो पढ़ लिया है। I know everything about this article. मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है। अगर पिछले कुछ दिनों की हमारे डिस्कशन को देखें तो मैंने आपको समझाया है कि when I say discussion, I'm talking about this whole Trinity again. राइट, आप सोच रहे होंगे कि सर कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ को, फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस की सीरीज़ को और एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस की सीरीज़ को प्रमोट ही करते जा रहे हैं। लेकिन इट्स ए प्रमोशन, यस, एक प्रमोशन भी है, आई एग्री। लेकिन प्रमोशन से भी ऊपर अगर बात बताऊं मैं आपको तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये तीनों चीज़ें जो हैं बहुत एक मिसिंग लिंक थी, ये न्यूज़ आइटम्स और करंट अफेयर्स। नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ इट। तो अगर आपने ये तीनों चीज़ों को फॉलो किया है तो यू विल नो कि वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग। क्वाड की मीटिंग के बारे में बात की है हमने, ब्रिक्स के बारे में बात की है और नॉट GS, G7, ये तीनों के बारे में हमने बात की है। अब आप ये आर्टिकल को जब पढ़ेंगे ना, आई कैन टेल यू दिस थिंग फॉर श्योर, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट, एक्स डिप्लोमेट ने ये आर्टिकल लिखा है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट ने आर्टिकल लिखा, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। आपको पता चलेगा कि जो मैंने आपको समझाया था अभी कि ब्रिक्स की जो बात हमने आई थिंक कल ही की थी ना, ब्रिक्स की बात, कि ब्रिक्स में क्या हुआ। ब्रिक्स में एक नई गैंग बनती जा रही है, रशिया और चाइना एक होते जा रहे हैं। क्वाड में क्या हुआ, क्वाड में बाकी के देशों ने कुछ अलग स्टेटमेंट दिए, भारत ने रशिया पर जो स्टेटमेंट था वो हमने नहीं दिया, मीन्स उसका नेगेटिव स्टेटमेंट। G7 में क्या हुआ, G7 में रशिया को ही टारगेट किया गया ये G7 देशों के द्वारा। मैंने आपको बताया था कि कैसे G7 जो है वो सबसे इंडस्ट्रियल देशों का ग्रुप है, लेकिन मोस्ट इंडस्ट्रियल देशों का ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर बातचीत वॉर और इन सारी चीज़ों को लेकर ही हुई। तो बॉटम लाइन ये है कि ये मल्टीलैटरलिज्म जो है ना, व्हाट इज़ मल्टीलैटरलिज्म, यानी कि ग्रुप्स, क्वाड और ब्रिक्स और G7, ये सारे ग्रुप्स जो है ना वो रिजल्ट डिलीवरी नहीं करते हैं। अभी ऐसी एक पैटर्न नज़र आ रही है, रिजल्ट डिलीवरी जो है वो बायलैटरल रिलेशंस करने लगे हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको एंड में यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंडिया और UAE को देख लीजिए,
G7 की मीटिंग खत्म करने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब यूएई पहुंचे थे और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का रिव्यू हुआ, राइट, और बहुत सारी, और इंडिया और यूएई के बीच में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी जा रही हैं. तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. ए chaotic वर्ल्ड, द perils ऑफ मल्टीलेटरलिज्म. के मल्टीलेटरलिज्म जो हैं वो ऐसे भीड़ भाड़ वाले chaotic वर्ल्ड में रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर रही है. तो लेट्स मूव अहेड विथ बायलैटरल डिस्कशंस. एक एक देश के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हुए हम ग्लोबल सीट पर और ज़्यादा मजबूत पकड़ बना सकते हैं. यही बात ये आर्टिकल कह रहा है. नाउ पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको ये मेरा आदेश है. आई एम ऑर्डरिंग यू गाइज टू रीड दिस आर्टिकल. और जब ये आर्टिकल आपको समझ में आ जाए, आई वॉन्ट यू गाइज टू पोस्ट योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन कि ये डिस्कशन की वजह से ये आर्टिकल्स जो हैं वो आपको कितने ईजिली समझ में आ जाते हैं. आई वॉन्ट टू नो दिस थिंग फ्रॉम यू गाइज, राइट. ये कमेंट सेक्शन में आपको देना है. दिस इज ए होमवर्क, राइट. आपको वक्त निकालना है. नो एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल एट ऑल. और एक और चीज़ यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि एक ही बार आर्टिकल पढ़ो और सारा आ जाए. दैट मीन्स आपको अब समझ में आ जाएगी. हो सकता है आपको 2 बार पढ़ना पड़े. जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 2 बार ये आर्टिकल पढ़ा. कुछ पॉइंट्स मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, मैंने फिर से पढ़ा. तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है. यू हैव टू रीड 2 times, 3 times, 4 times. इट्स फाइन. इट्स नॉट वेस्ट ऑफ टाइम. साइमल्टेनियसली आप क्या कर रहे हैं पता है? आप फोकस बिल्डअप कर रहे हैं कि आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, राइट. अटेंशन पे कर रहे हैं. यू आर स्ट्राइविंग, यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ बॉक्स. इसी के साथ आप अंडरस्टैंडिंग, आप अपनी आपकी जो एक रिसर्च करने की जो कैपेबिलिटी है उसको और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं. व्हेन यू रीड दैट आर्टिकल, जब आपको समझ में नहीं आता और उस टाइम पर जब आप चीज़ों को 2-3 बार पढ़ते हैं, 4 बार 5 बार पढ़ते हैं, लाइक ए लव लेटर. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्सपीरियंस विद दिस, या फिर अनुभव किया हो या फिर पढ़ा हो, क्योंकि डिजिटल ज़माना आ चुका है. लेकिन देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू रिसीव एंड सेंड लव लेटर्स. तो उस टाइम पर ऐसा रहता था कि लोग जो है वो 4-4, 5-5 बार पढ़ते थे. एंड मैं कई बार ये एग्जांपल मैंने दिया है, राइट, कि अगर किसी चीज़, जो चीज़ आपको समझ में ना आए ना, उसको अगर आप लव लेटर की तरह पढ़ोगे, उतने ही पैशन से, उतने ही उतने ही जुनून से अगर आप उसको पढ़ोगे, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको उसमें समझ में नहीं आएगी. एंड रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, जब चीज़ समझ में नहीं आती है और उस चीज़ को जब आप पढ़ते हैं, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है. रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव टू स्ट्रगल. आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा. इट्स लाइक क्लाइंबिंग ए वॉल, क्लाइंबिंग ए माउंटेन. वैसे ही फीलिंग साइकोलॉजिकली होगी. लेकिन जब आपको करेंगे, आपको बदले में क्या मिलेगा? नॉलेज. नॉलेज गेन करने के लिए ये स्ट्रगल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये आपको हर रोज़ बार बार करता रहना पड़ेगा. जितना आप करेंगे, इट्स लाइक ए मसल, डेवलप होता जाएगा. एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट विथ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग. ये धीरे धीरे ट्यूशन्स, धीरे धीरे प्रशांत मामानी सर के लेक्चर्स, ये धीरे धीरे आदत जो है ना वो छूट जाएगी. धीरे धीरे आप खुद सेल्फ सस्टेनेबल, आत्मनिर्भर एस्पिरेंट बन जाओगे आप. और यही मेरा लक्ष्य है, यही आपको बनना है. क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, ओमनी प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज कंडीशंस. हमने देखा अगेन बार बार, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर रोज़ आता रहेगा. इसके बारे में बातचीत होती ही रहेगी, क्योंकि ये फेज़ स्टार्ट हो चुका है. जहाँ पर साइक्लोन्स आ रहे हैं बहुत तीव्र आ रहे हैं, जहाँ पर ड्राउट हो रहा है बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, जहाँ पर स्नोफॉल आ रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर बारिश आ रही है ज़्यादा आ रही है, जहाँ पर फ्लड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ पर जंगलों में आग लग रही है, मल्टीपल टाइम आग लग रही है. कार्बन डाइऑक्साइड का और ग्रीन हाउस गैसेस का जो पोल्यूशन है वो बढ़ गया है और इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है. तो क्लाइमेट चेंज की कंडीशंस जो हैं वो ओमनी प्रेजेंट हैं, भगवान की तरह, ईश्वर की तरह हर जगह पर मौजूद हैं. हर कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर आपको क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट देखने को ना मिल रही हो. और हमारी इकोलॉजी और नेचर को ये डिस्ट्रॉय करते जा रहा है. और एक नया एक एकेडमिक जर्नल लॉन्च हुआ है, एनवायरमेंटल रिसर्च, राइट. इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में है ये. तो ये अलग अलग रिसर्चर्स को कोट किया है इस रिपोर्ट में और कहा है कि भारत की बात करें और दुनिया भर की बात करें, भारत में भी हमने देखा कि हीट वेव की कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी है. लेकिन आज भी सरकार, इंश्योरर्स, इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इसका जो एक्सटेंट है
इसकी जो इम्पैक्ट है उसकी तीव्रता को आज भी उतना ज़्यादा समझ नहीं पाए हैं, राइट, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और बॉटम लाइन यही है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़, और साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये सारे वल्नरेबल देश हैं, राइट। तो व्हाट वी नीड टू टेक एक्शन, और ये एक्शन सिर्फ जो हैं वो सेंट्रल लेवल पर नहीं होगी, सेंट्रल लेवल से लेकर इंडिविजुअल लेवल पर सबको ये एक्शन उठानी पड़ेगी, राइट। हम सबको वी हैव टू टेक एक्शन। कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेगी, कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू सेव आवर प्लैनेट। ये एक बहुत ही कॉमन क्लीशे स्टेटमेंट हो चुका है, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट, and that's everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. Please make sure कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, राइट। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, आप में से एक स्टूडेंट ने कमेंट भी लिखी है, आपके प्रयास जो हैं, आई सैल्यूट योर एफर्ट्स, कीप ऑन शेयरिंग and let's make it larger. And I'll see you soon with financial news analysis. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.